यह भी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। वो सीधा होकर खड़ा था, कमीज़ पहनी, लंबा चौड़ा कमीज़ पर पहना, पैरों में सैंडल पहने, मोतियों से मुज़य्यन तलवार कांधे पर लटकाई, कोने में रखा। अपने बाप का कदीमी असा उठाया, खेमे से निकलकर यूनानी फौजियों के कैंप की तरफ चला गया। एक्लीस जो एलीट का हीरो है, जो समुद्री देवी का बेटा है, जिसकी मिसाल पूरे यूनान में नापैद है, जब हेक्टर पर हमला आवर होता है तो उसके गज़ो गज़ब की हालत कुछ ऐसी है। उस जहरीले पहाड़ी सांप की तरह जो अपने अंदर जहरीला मादा लेकर किसी इंसान का मुंतज़र हो, जिसकी आंखों से शोले निकल रहे हों और जो अपने शिकार के लिए बल खा रहा हो, या उस पहाड़ी उकाब की तरह वो लपका जो तेज़ी से परिंदे की तरफ बढ़े, जो जान बचाने के लिए उसके आगे आगे उड़ रहा हो और उकाब चीखता चिल्लाता उसके करीब पहुंच जाए। एलीट का वो मंजर अदब में अपनी मिसाल आप है, जब एक्लीज अपने दोस्त का बदला लेने के लिए हेक्टर को मार देता है और उसकी लाश अपने खेमे में ले जाता है, और हेक्टर का बाप प्रियाम उसके पास लाश लेने के लिए जाता है ताकि उसे दफना सके। प्रियाम एक्लीज से कहता है, एक्लीज, ज़रा अपने बाप के बारे में सोचो और मुझ पर रहम करो। मैं कितना बेबस हूँ। उसके हाथों को बोसा दे रहा हूँ जिसके हाथों ने मेरे बेटे को कत्ल किया है। एक्लीज ये सुनकर नादिम होता है। हेक्टर के बाप को देखकर उसे अपना बाप याद आ जाता है और पत्थर दिल एक्लीज मोम हो जाता है। वो प्रियाम का हाथ पकड़कर अपने खेमे में ले जाता है। खेमे में दो इंसान ज़ारों कतार रो रहे थे। प्रियाम एक्लीज के पैरों में बैठा अपने बेटे के लिए रो रहा था और एक्लीज अपने बाप को याद करके रो रहा था। पूरी किताब में ऐसे बेशुमार मनाजिर हैं जिनमें इंसानों को कमज़ोरियों के साथ और खूबियों के साथ पेश किया गया है। ओडिसिलस, हेक्टर, एजेक्स, अगमनान और मेलिनिस के किरदारों को यूँ तश्कील दिया गया है कि वो ज़िंदा हो गए हैं। एलीट में औरतों के बेमिसाल किरदार हैं। प्रियाम की मलका हेक्यूबा, हेक्टर की बीवी एंड्रोमाइकी और हेक्टर की बहन कैसेंड्रा नाकाबिले फरामोश किरदार हैं। लेकिन इन सब में जानदार किरदार हेलन का है, जो दुनिया के अदब में अब तक मुख्तलिफ अंदाज में किसी न किसी हवाले से ज़िंदा मौजूद है। हेलन, जिसे ट्रय के लोग अजूबा, खूबसूरत बला, फसाद की जड़, खूबसूरत बला, मुसीबत का सबब, लड़ाई की वजह और पेरिस का पागलपन समझते हैं, इसे एक बेवफा औरत कहते थे जिसने अपने खामद से बेवफाई की और वो मुल्कों के दरमियान 20 साल की तवील लड़ाई का सबब बनी। लेकिन इन तमाम इल्ज़ामात और खताबात के बावजूद ट्रय के लोग हेलन को कसूरवार नहीं ठहराते, क्योंकि आसमानी देवता उसकी इस भूल के पीछे थे। उन्होंने ट्रय और यूनान पर एक जंग मुसलत करना थी, इंसानों की आबादी कम करना थी। चुनांचे पेरिस के हाथों हेलन का अगवा करा दिया। एफ्रोडाइटी ने हेलन के दिमाग में फतूर बर्पा किया और हेलन पेरिस के साथ भाग गई। उसके साथ साथ एक और कहानी भी चलती है। कहा जाता है कि पेरिस ने जिस हेलन का अगवा किया था वो असल हेलन नहीं थी, बल्कि चड़ेल थी जिसने हेलन का रूप धारा। असल इस मौजू पर यूरिपेडीज ने हेलन के नाम से एक ड्रामा भी लिखा जिसमें यही कहानी बयान की गई है। जब ट्रय की तबाही के बाद मेलिनिस हेलन को लेकर वापस आ रहा था, उसका जहाज़ मिस्र की बंदरगाह पर रुका और असल हेलन से उसकी मुलाकात हुई। हेलन ने असल कहानी बताई। ये कहानी सुनकर जब हेलन का खामद मेलिनिस जहाज़ पर पहुंचा, वो चुड़ैल सबके सामने हवा में तहलील हो गई और यूनानी हेलन को लेकर यूनान अपने वतन वापस आ गए। हेलन फितरी तौर पर घरेलू खातून थी जिसने जी जान से अपने खामद मेलिनिस की खिदमत की। उसके ज़हनी, जिस्मानी और कल्बी सुकून बख्शा। लेकिन इसका क्या कीजिए कि देवता उसे इस रंग में देखना नहीं चाहते थे। चुनांचे उन्होंने पेरिस को मेहमान बनाकर हेलन के घर भेजा। एफ्रोडाइटी ने हेलन के दिमाग में इश्क का खलल डाला और वो पेरिस के साथ भाग गई। वो बेबस थी, क्योंकि आदमी हर चीज़ से लड़ सकता है लेकिन किस्मत और देवताओं की मनसूबाबंदी का मुकाबला नहीं कर सकता। हेलन ट्रय में पेरिस के घर आकर उदास थी, क्योंकि जानती थी उसकी इस हरकत की वजह से ट्रय और उसके शहरी जंग का अजाब झेल रहे थे। हेलन सारा दिन अपने कमरे में बैठी रेशमी कपड़े पर कढ़ाई करती और उसका दिल जंग और कत्ल गारत पर कुटता रहता। इस बात का वो बार बार तज़किरा करती। एक बार जब हेक्टर थक हार कर जंग के मैदान से वापस लौटा तो वो कहती है, आओ भाई, यहाँ मेरे पास बैठकर चंद लम्हे आराम कर लो। मैं जानती हूँ तुम वो मुसीबत और परेशानी उठा रहे हो जो मेरी और पेरिस की बेवकूफ़ी की वजह से तुम पर नाजिल हुई है, और आने वाले वक्त में ये बेवकूफ़ी याद करके लोग हम पर लानतें भेजते रहेंगे। हेलन की खूबसूरती और बेमिसाल हुस्न ही की सबसे बड़ी मुसीबत थी। बकौल फ़ारसी शायर, ए रोशनी ए तबे तुबरमन बलाशुदी, उसकी खूबसूरती ने यूनान की रियासतों के शहजादों और नौजवानों के दिलों में उसके लिए तूफ़ान बर्पा कर रखा था। और इन शहजादों और नौजवानों ने हेलन के घर के सामने डेरे डाल दिए। सब चाहते थे कि हेलन से उसकी शादी हो जाए। हेलन ने
फैसला अपने बाप की मर्जी पर छोड़ा और बाप ने कुरानंदाजी से उसकी शादी मेलिनियस से कर दी और शहजादा पेरिस उसे ले उड़ा। अगर देखा जाए तो हेलन देवताओं के हाथों में एक कठपुतली थी और उसने वही किया जो देवताओं ने चाहा। हेलन की खूबसूरती ने न सिर्फ उसके अहद के लिखने वालों को मुतासिर किया और उन्होंने उसे अपनी तहरीरों में मौजू बनाया। आने वाले अहद के अदीबों ने भी इस पर लिखा। अंग्रेज़ी के मशहूर ड्रामा निगार क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने ड्रामे डॉक्टर फासिस्ट में हेलन को बड़े शानदार तरीके से पेश किया। डॉक्टर फासिस्ट थे जब शैतान उसकी रूह का सौदा करता है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की हामी भरता है तो डॉक्टर फासिस्ट उससे कहता है कि मुझे हेलन से मिलवाओ, और जब फासिस्ट से मिलता है तो देखकर कहता है, क्या ये वही चेहरा है जिसने ट्राय शहर को जलाकर राख कर दिया था? ए हेलन, तुम शाम के सितारे से ज़्यादा रोशन और हवा से ज़्यादा सुबुक रफ्तार हो। ए हेलन, मेरे करीब आओ और मुझे चूम कर लाफानी बना दो। एलिड ट्राय की तबाही यूनानी फ़ौजों की फतह और परियाम बादशाह की शिकस्त पर ख़त्म होती है। यूनानी हेलन को लेकर वापस यूनान की तरफ रवाना होते हैं। उनके साथ माल गनीमत में मिली औरतें और माल ज़र भी होता है। इन औरतों में मलका हेक्टर की बीवी एंड्रोमाइकी, हेक्टर की बहन कैसेंड्रा भी है। होमर की दूसरी किताब मशहूर यूनानी सिपा सालार ओडिसी लेस के वापसी के सफ़र की पूरी रुदाद है। होमर की दूसरी किताब ओडिसी और ओडिसीलेस के घर वापसी की दास्तान है। देवता अपोलो और ओडिसीलेस से खुश नहीं, चुनांचे वो उसके जहाज़ को समुद्री तूफान में गुम कर देता है और ओडिसीलेस मुख्तलिफ जजीरों में भटकता रहता है। कभी वो इस जजीरे में पहुंच जाता है जहां एक जादूगरनी उसके तमाम आदमियों को सुअर बना देती है, और कभी वो साइक्लोप्स के गार में कैद कर दिया जाता है, और कभी एक जादूगरनी उसे अपने जजीरे में कैद करती है और ओडिसिपस अपनी बीवी और बेटे की याद में आंसू बहाता रहता है। दूसरी तरफ उसकी बीवी पेनिलोपी मुश्किलात का शिकार है। इथेका में बैठी ओडिसीलेस का इंतज़ार कर रही है। इर्द गिर्द की रियासतों के शहजादे उसके घर आकर डेरे डाल देते हैं और पेनिलोपी से शादी करके मुंतज़िर हैं, और पेनिलोपी से कहते हैं, अब तुम्हारा खामद वापस नहीं आएगा, तुम हम में से किसी एक का इंतखाब करो और शादी कर लो। पेनिलोपी एक चादर बुनना शुरू कर देती है और कहती है, जब ये चादर मुकम्मल हो जाएगी तो मैं किसी एक का इंतखाब करूँगी। और चाल वो ये चलती है कि दिन में वो चादर बुनती है, रात को उधेड़ देती है। वो अपने बेटे टेलीमाक्सिस, जिसे ओडिसीलेस 2 साल का छोड़कर गया था, अब जवान हो चुका है, को हेलन के पास भेजती है ताकि ओडिसीलेस का कुछ अता पता चल सके। आसमानों पर देवता ओडिसीलेस की हालत पर रहम खाते हैं, उसकी मुश्किलात ख़त्म करते हैं। ओडिसीलेस बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त करके ड्रामाई अंदाज में अपने घर फ़कीर के भेस में पहुंचता है। टेलीमाक्स बाप को पहचान लेता है। बाप बेटा दोनों घर आए शादी के उम्मीदवारों से लड़ते रहते हैं और मार भगाते हैं, और इस तरह ओडिसीलेस अपनी बीवी और बेटे से मिलता है और कहानी का अंजाम खुशी और मिलाप पर ख़त्म होता है। होमर की ये नज़्म एलीड की तरह एक अजीम एपिक तस्वर की जाती है जिसमें यूनानियों की बहादुरी का जिक्र बार बार आता है, लेकिन होमर के नकाद एलीड के मुकाबले में उसे छोटा कारनामा करार देते हैं। उनका कहना है कि इस नज़्म में वहदत और नज़्म ज़ब्त का फुकतान है। इस बात का जिक्र अरस्तु ने भी बुतीका में किया। मशहूर नकाद लोन चाइनिस ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह नज़्म होमर के बुढ़ापे की तख्लीक है, इसलिए इसमें वो जोश, हुनरमंदी और दिलचस्पी नहीं मौजूद। एलीड में होमर ने जंग, कश्मकश और तसादम को बड़ी हुनरमंदी से बयान किया, जबकि ओडिसी में कहानी पर होमर की ये गिरफ्त नहीं है। नकादों की आरा के बावजूद ये तवील रज़मिया एक अजीम रज़मिया है। इसमें किरदार निगारी, मुशाहदा, असलूब और ज़िंदगी का भरपूर तजर्बा मौजूद है। अगरचे ये मैदान जंग के नाकाबिले फरोमोश कारनामों से भरी हुई है अगर हम कहें, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़िंदगी के लाफानी रिश्तों की अक्कासी करती है। इसमें होमर ने इंसानी नफ्सियात और जज्बों के ऐसे अजीब-ओ-गरीब भंवरकारी को दिखाए हैं कि वो अपने दिल की धड़कन पर काबू नहीं रख पाता। पेनिलोपी जैसे खामन से पिछले 20 साल का अरसा गुजर चुका, वो ये अरसा कैसे गुजारती है, किन किन मसाइब से नबर्द आजमा है, होमर ने उनकी बड़ी उम्दा तस्वीर खींची है। उसका किरदार अदब का मुनफरिद किरदार है। जब उसके महल में उससे शादी करने वाले दावत उड़ा रहे हैं, वो खिड़की में बैठी चादर बुन रही है। एक गवैया बर्ड ट्रय की जंग के वाक़यात पर मबनी अशार गाकर सुना रहा है जिसमें ओडिसीलेस का नाम आता है, तो पेनिलोपी रोने लगती है और चिल्लाकर कहती है, बंद करो ये गीत, इन मेहमानों को खामोशी से शराब पीने दो, ये कहानी ना छेड़ो। मेरा दिल खून के आंसू रोता है क्योंकि ये कहानी सुनकर मुझे अपना खामद याद आ रहा है जिसका मैं मुसलसल सोग मना रही हूँ। इस ओडिसीलेस का जो पूरे यूनान में सिर्फ एक ही था। पेनिलोपी एक वफादार बीवी है जो 20 साल से अपने खामद का इंतज़ार कर रही है। चादर दिन को बुनकर रात को उधेड़ देना खामद से उसकी वफादारी का सबूत है। जब ओडिसीलेस फ़कीर के भेस में आता है तब भी वो उसे शक की नज़र से देखती है, कहीं ये भी आसमानी देवता की कोई चाल ना हो। लेकिन जब ओडिसीलेस मियाँ बीवी के दरमियान कुछ खुफिया इशारों को जिक्र करता है तब वो उससे वालिहाना मिलती है। ओडिसीलेस में इंसानी जज्बों के आला अक्कासी के बेशुमार मनाजिर हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ओडिसीलेस के
कुत्ते आर्गस से 20 साल बाद ओडिसीलस के मिलने का मंजर बहुत अच्छा लगता है। ये वो मंजर है जिसे दुनिया अदब का एक शाहकार तस्वर किया जाता है। ओडिसीलस का कुत्ता आर्गस, जो जवानी में ओडिसीलस के साथ शिकार पर जाता था और जिसे वो दिलो जान से चाहता था, अब बूढ़ा हो चुका और 20 साल के इंतजार ने उसे करीब अलमर्ग कर दिया है और इंतजार ने उसकी सारी तवानाई निचोड़ ली है। ओडिसीलस जब चरागाह में दाखिल होता है तो अपने नौकर से बातें कर रहा है, तो अर्गस ओडिसीलस की आवाज़ सुनकर चौंकता है। अर्गस चरागाह के गेट के पास गंदगी के ढेर पर मुर्दा हालत में है। अपने मालिक की आवाज़ सुनकर उसने उसकी तरफ देखा। अपनी कमज़ोरी के बावजूद दुम हिलाई, कान खड़े किए, ज़मीन पर अपने आप को घसीट कर चलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा न कर सका। ओडिसीलस उसकी तरफ बढ़ा। मौत का अंधेरा अर्गस पर छा रहा था। ओडिसीलस ने मुंह एक तरफ किया, आंखें साफ की, आंसू पूछे और अपने नौकर, अपनी दाया और बेटे से मिलने के मनाजिर बेहद जज्बाती और ड्रामाई अंदाज में यहाँ बयान किए गए हैं। इन कैफियत की अक्कासी करते वक्त होमर का फ़न अपने उरूज पर दिखाई देता है। इन दोनों किताबों में सबसे अहम चीज़ होमर का बहुत ही करीब का मुशाहदा है। वो चीज़ों को ऐसे देखता है जैसे एक फ़िल्म उसके सामने चल रही हो। अपने बयानिया में इतनी महारत से पढ़ने वाले की अक्ल दंग रह जाती है। बाज़ नकादों को ये शक है कि क्या होमर वाकई अंधा था, क्योंकि नाबीना शख्स चीज़ों को इतनी जुजियात के साथ बयान नहीं कर सकता। इसका जवाब यही है, शायद होमर की तीसरी आंख जाग रही थी, इससे वो सब कुछ देख सकता था। होमर पहाड़ों, समुद्रों, जजीरों और इलाके के मौसमों और फसलों के बारे में भरपूर इल्म रखता था। हो सकता है उसके ज़माने में कोई जोग्राफिया दान ऐसा हो जिससे उसने ये सारा इल्म हासिल किया हो। एक नकाद लुइस लूमी की ये राय है कि होमर के ज़माने में एक यूनानी जोग्राफिया दान गुजरा है जिसका नाम स्ट्राबो था। चुनांचे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि होमर ने सब कुछ स्ट्राबो से हासिल किया। होमर की ओडेसी में उभरने वाला हर किरदार अपनी शनाख्त रखता है। ये शनाख्त उसे होमर ने दी। हर वहशी दरिंदा सिफ्त कोई ना कोई नेकी, खैर, अच्छाई की कुव्वत वो उसमें डाल देता है, जिससे उसकी वहशत भली मालूम होती है। मसलन इंसानों को खाने वाला सैक्लोपिस, मगर उससे भी जानवरों से मोहब्बत है। वो अपने दुम्बे से जब बातें करता है तो हमदर्दी और मोहब्बत में उसका लहजा और ज़्यादा नशीला हो जाता है। ओडिसीलस का किरदार बहादुरी, जरी, चालाकी और अक्लो दाने से भरपूर किरदार है। इसकी चालाकी और अक्लमंदी ने लकड़ी का घोड़ा बनाया और ट्राय फत्ता हो गया। वो अपने आदमियों की जान बचाने के लिए जादू करने से मोहब्बत का खेल रचाता है और अपने दोस्तों की जान बचा लेता है। वो अपनी बीवी से प्यार करता है। खूबसूरत औरतें राह रोकती हैं, लेकिन वो पेनीलोपी के पास जाने के लिए बेताब है। उसकी हिकमत अमली मैदान जंग में अपने पूरे उरूज पर दिखाई देता है। वो मैदान जंग में तलवार का धनी है और महफिल रंग मस्ती में खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला आदमी है। ओडिसीलस एक बेचैन रूह है जो हमेशा सफ़र में रहना चाहती है। उसे कहीं चैन नहीं। दांते की डिवाइन कॉमेडी में जब दांते अपनी बनाई हुई दुनिया में उसे मिलता है तो वो दांते को बतलाता है कि घर पहुंचकर मुझे चैन न आया। मैं फिर सफ़र पर निकल खड़ा हुआ और आखिर समंदर में मेरी मौत वाक़ हो गई। काज़ान ज़ाकीज़ के रज़मिया में भी यही दिखाया गया है कि वो जब घर में उकताने लगा तो जाकर हेलन को अगवा किया और मुल्क अमन, रूह और इंसाफ की तलाश में निकल खड़ा हुआ। ओडिसीलस के किरदारों की झलक जदीद अदब में नज़र आती है। जेम्स जॉयस की यूलिसिस का सन और ज़ाकीज़ की एपिक का ज़मीर इसी तवील एपिक से उठा है। दांते और टेनिसन और मैथ्यू अर्नल्ड के यहाँ हमें इसके किरदार की चाप सुनाई देती है। होमर का ये लाफानी किरदार हर उस शख्स के अंदर मौजूद है जिसे अपनी मंजिल की तरफ जाना हो, उसकी तलाश में बेचैन हो, जिसे क़याम से उलझन और मुसलसल सफ़र में तस्कीन महसूस होती हो। होमर अपनी दो तवील एपिक की आला तख्लीक की बिना पर कल की तरह आज भी अजीम है। उसे नकादों ने हर अहद का अजीम शायर करार दिया। फिर जल्द दांते, होरेस मिल्टन, जेम्स जॉयस टेनिसन को तख्लीकी ताकत देने वाला जो 800 साल कबल मसीह का शायर था, आज का भी जिंदा शायर है। 1488 ईस्वी में यूरोप के कारेन से उसका तारुफ हुआ। सिकंदरिया दौर में मुरतब किया हुआ एलिड का मसवदा फ्लोरेंस की लाइब्रेरी में अब तक पड़ा है। इसे माइकल एंजेलो ने डिज़ाइन किया था और होमर के नाम के आगे लिखा था, होमर whom the muse loved above all other men।